हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो आज के लेक्चर में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारा सबसे इजीएस्ट चैप्टर है मैथ का, जिसमें सब थ्योरी कंटेंट है, थोड़े से पोस्टुलेट्स हैं, थोड़े से एक्सियोम्स है। अब ये पोस्टुलेट एक्सियोम्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमें थोड़ी सी यूक्लिड ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले उसमें यूक्लिड की हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, मतलब ये ज्योमेट्री क्यों आई, किस पर्पस से आई है, तो ये सब हमें इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इसमें के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, जो हर बार रिपीटेड होकर के पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो हमारे यूक्लिड साहब थे उन्होंने कुछ एक्सियोम और पोस्टुलेट दिए थे, सारे एक्सियोम और पोस्टुलेट को समझेंगे। एक एक एक्सियोम और पोस्टुलेट को बेसिक से समझेंगे विथ एग्जांपल, ताकि वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद उन्होंने थ्योरम, एक इस चैप्टर में हमारे पास एक थ्योरम है, हम उस थ्योरम को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इसी ज्योमेट्री में एक्सियोम और पोस्टुलेट का यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने यूक्लिड ज्योमेट्री की हिस्ट्री की तरफ। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि यूक्लिड ज्योमेट्री हमने क्यों क्यों पढ़नी है, क्या हिस्ट्री है इसकी, तो क्या दे रखा है यूक्लिड ज्योमेट्री की हिस्ट्री में? द वर्ड ज्योमेट्री, मतलब जो हमारा ये ज्योमेट्री वर्ड है वो कहाँ से आया है? वो आया है हमारे ग्रीक वर्ड से, ठीक है। जैसे हमारे पास साइंस के भी वर्ड्स होते हैं, या तो वो ग्रीक वर्ड होते हैं या तो फिर वो लैटिन वर्ड होते हैं। ऐसे ही जो हमारा ये ज्योमेट्री वर्ड है वो कहाँ से आया है? वो एक ग्रीक वर्ड से है, जिसमें जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ। जैसे हम ज्योग्राफी में क्या करते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के प्लेनेट, अर्थ में जहाँ जहाँ पे प्लेन्स प्रेजेंट हैं, रिवर्स प्रेजेंट है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वही बोल रखा है, जो हमारा ज्योमेट्री वर्ड है वो ग्रीक से आया है, जिसमें जियो का मतलब क्या है? अर्थ। और मेट्रिन का मतलब क्या है? यानी ये जहाँ पे मेट्री लिखी है, मेट्री का मतलब क्या है? मेजरमेंट, मतलब किसी चीज को नापना। तो ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम किसको नापेंगे? अर्थ को मेजर करेंगे। मेनली जो हमारी ज्योमेट्री है उसको यूज क्यों किया गया, क्यों ज्योमेट्री को लाया गया? तो ये पर्पस था कि ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड फॉर मेजरिंग द लैंड्स, मतलब उसे हमने किस लिए अपीयर किया, किस लिए हमारी ज्योमेट्री आई? लैंड्स को मेजर करने के लिए। अब ये कई तरीके के लैंड हो सकते हैं, इसमें ग्रास लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, प्लेन लैंड। तो अभी तक सिर्फ कितना वो तो बताया गया है कि जो हमारा ज्योमेट्री है वो एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें जियो का मतलब है हमारा अर्थ और मेट्रिन का मतलब है हमारा मेजर, मतलब जिसमें हम अर्थ को मेजरमेंट करेंगे। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें अर्थ को मेजर करना पड़ रहा है? तो हमारी अर्थ में बहुत ज्यादा लैंड सरफेस एरिया है, कोई एग्रीकल्चर पर्पस में यूज किया जाता है, कोई इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज किया जाता है। तो उसको मेजर करने के लिए क्या आई हमारे पास? ज्योमेट्री। अब उसके बाद ज्योमेट्री के आने के बाद हमारे पास तीन ग्रीक मैथमेटिशियंस आए, जिन्होंने अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया है ज्योमेट्री के फील्ड में। तो सबसे पहले कौन आए? थेल्स साहब आए। कब? 600 बिलियन सेंचुरी में। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी उसको बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरस, थेल्स प्यूपिल 572 बीसी, ठीक है। यहाँ पे फिर पाइथागोरस साहब आए। उसके बाद आते हैं हमारे कौन? यूक्लिड जी। कब? 300 बिलियन सेंचुरी में, ठीक है। इन्होंने बहुत सारा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, किसके अंदर? ज्योमेट्री के अंदर। तो तीनों मैथमेटिशियन के नाम हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले कौन है? थेल्स साहब। उसके बाद आए हमारे इसमें पाइथागोरस जी। पाइथागोरस जी के बाद आए हमारे इसमें यूक्लिड जी। तो हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो यूक्लिड ज्योमेट्री पे बेस है, मतलब हमें सिर्फ यहाँ पे एक मैथमेटिशियन के योगदान के बारे में पढ़ना है, और वो कौन है? यूक्लिड जी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन को देखें कि इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है अपना ज्योमेट्री में, क्या क्या चीजें बोली है ज्योमेट्री को देखकर। तो सबसे पहले आए हमारे इसमें, सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? थेल्स साहब के बारे में। थेल्स जी ने क्या कहा? सर्कल इन, उन्होंने प्रूव करा। देखो, जो थेल्स जी थे उन्होंने प्रूव करा।
थेल्स जी ने ये कहा कि जो हमारा सर्कल होता है, हमें पता है सर्कल में रेडियस होता है, डायमीटर होता है, तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारा सर्कल होता है वो उस डायमीटर की वजह से दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है। सिंपल सी चीज है, एक सर्कल का अगर डायमीटर से कट करेंगे तो क्या होगा, ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन सेम होगा। तो वही स्टेटमेंट किसने दी थी, थेल्स जी ने दी थी। उसके बाद आए हमारे पास पाइथागोरस जी। पाइथागोरस जी का तो बहुत ज्यादा योगदान है ज्योमेट्री में, हर एक क्वेश्चंस में हम मोस्टली क्वेश्चंस में यूज करते हैं। वो क्या था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस में हाइट के स्क्वायर के। हाइट बोलो या फिर परपेंडिकुलर बोलो। ठीक है, पाइथागोरस जी ने जो हमारी स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने क्या कहा था कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, तो जो इसकी ये लंबी वाली साइड है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर बराबर होता है ये जो हमारा परपेंडिकुलर है उसके स्क्वायर के प्लस में दिस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, तो क्या बात बोली थी, थेल्स जी ने बोला था कि जब हमारा सर्कल है वो बाइसेक्ट करता है, सर्कल एक सर्कल बाइसेक्ट होता है डायमीटर की वजह से दो इक्वल पार्ट्स में। फिर पाइथागोरस जी आए जिन्होंने हमारे को पाइथागोरस थ्योरम दी, जिस जो क्या थी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, उसके बाद आए हमारे पास यूक्लिड साहब। ठीक है, यूक्लिड साहब ने क्या करा, उन्होंने बहुत सारी हमारे पास रिजल्ट्स दिए, बहुत सारे मतलब एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यूक्लिड जी की इन्हीं एक्सियोम और पोस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनकी एक बहुत फेमस बुक है, उस फेमस बुक का नाम हमें याद होना चाहिए। वो क्या है, एलिमेंट। तो ये यूक्लिड जी की सबसे फेमस बुक है। ठीक है, जिनको मतलब या फिर जिस चैप्टर जिसमें इस बुक को उन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, यूक्लिड जी की एक बहुत फेमस बुक है जिसका क्या नाम है, एलिमेंट्स। उन्होंने इस बुक में कितने चैप्टर्स डिवाइड कर रखे हैं, टोटल 13 चैप्टर्स को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब उसके बाद यूक्लिड जी का जो भी हमारा ज्योमेट्री में यूज है, उन्होंने क्या क्या चीजें दी हैं, अब हम उस पूरे चैप्टर को डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ज्योमेट्री को डिस्कस करने से पहले हम पहले छोटे-छोटे से डेफिनेशंस को देखेंगे। तो वो डेफिनेशंस क्या है, अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। ठीक है, एक पॉइंट वो होता है जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता। ठीक, दूसरी डेफिनेशन बोली थी, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। एक जो हमारी लाइन होती है वो ब्रेथलेस लेंथ होती है। थर्ड डेफिनेशन है कि द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। मतलब अगर हमारे पास कोई एक लाइन है तो जो उसके एंड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, पॉइंट्स। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। देखो क्या चीजें बोली है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। अगर हम इसमें हर एक पॉइंट को देखें तो हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ मतलब है। क्या बोला गया है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। हमारे पास अगर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट का मतलब क्या है कि उस पॉइंट का नो कोई भी पार्ट प्रेजेंट नहीं है। सेम अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन की अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ब्रेथलेस लेंथ मतलब इसके पास कोई भी चौड़ाई प्रेजेंट नहीं होगी, इसके पास सिर्फ क्या होगी, लंबाई लंबाई प्रेजेंट होगी। थर्ड बोल रखा है, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। मान लो ये हमारे पास एक लाइन है, तो इस लाइन के जो ये एंड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट्स। यानी एक पॉइंट ये और एक पॉइंट हमारा ये। चौथा बोल रखा है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। मान लो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये बोला गया है जो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है उसके अंदर इवनली मतलब कंटिन्यू हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं,
पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन किससे मिलके बनी है? बहुत सारे पॉइंट्स की अरेंजमेंट से मिलकर बनी है। फोर्थ लास्ट बोला गया है, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक पेज गिवन है, ठीक है। अगर हम अपने कॉपी का या नोटबुक का पेज देखते हैं तो उसमें देखेंगे कि उस नोटबुक के पेज की कुछ लेंथ होगी, ठीक है, और कुछ क्या होगी, ब्रेथ होगी। यानी हमारे पास जो सरफेस होता है उसके पास या तो फिर लेंथ होती है या फिर क्या होती है, ब्रेथ होती है, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं जिसको हम पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी हम यूक्लिड्स के एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट बोल रखा है, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। अगर हम किसी सरफेस के किनारों के बारे में बात करें तो वो क्या होगी, लाइन होगी। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विथ स्ट्रेट लाइंस ऑन इट सेल्फ। देखो, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अब यहाँ पे ये बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक सरफेस है, जैसे पिछले वाले हमने उसमें देखा था। ये क्या है, हमारे पास एक पेज का सरफेस है। तो ये बोला गया है कि सरफेस के जो किनारे हैं, अगर हम इस सरफेस के किनारे को देखें तो ये एक किनारा हो गया, ये एक किनारा हो गया, सेम ये एक किनारा हो गया। तो ये किनारे क्या है, अपने आप में एक लाइन है। अपने फोन को भी एज्यूम करेंगे तो फोन की जो बाउंड्रीज होगी वो भी हमारे किसको शो करेगी, एक लाइन को ही शो करेगी। लास्ट में बोल रखा है, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। मतलब मान लो ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस गिवन है। ये क्या है, हमारा एक प्लेन सरफेस है। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि जो एक हमारा प्लेन सरफेस होता है उस प्लेन सरफेस को भी वो हमारा किससे मिलके बना होता है, बहुत सारी स्ट्रेट लाइन से। जैसे अगर हम यहाँ पे शो करें तो एक स्ट्रेट लाइन हमारी ये हो गई, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये हो गई, तीसरी स्ट्रेट लाइन ये हो गई, चौथी ये हो गई। मतलब जो हमारा एक सरफेस है वो किससे मिलके बना है, वो बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है। तो ये अभी तक हमारी टोटल कितनी डेफिनेशन थी, 7 डेफिनेशन थी। तो जिसमें सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, पॉइंट वो होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। लाइन वो होती है जो ब्रेथलेस लेंथ होती है। एंड अगर हम किसी लाइन के एंड को बोले तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स, ठीक है। फोर्थ बोला गया था, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन वो होती है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। सरफेस के पास लेंथ और ब्रेथ पाया जाता है। उसके बाद बोला गया था कि किसी भी सरफेस के एज क्या होते हैं, उसकी लाइंस होती है। और एक प्लेन सरफेस बहुत सारी स्ट्रेट लाइन से मिलके बना होता है। अब यहाँ पे क्या दिया गया था, अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशन दी गई थी। अब इस डेफिनेशन में अगर हम देखें तो कुछ टर्म्स यूज की गई है, जैसे अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। मतलब पॉइंट वो होता है जिसके पास कोई पार्ट नहीं होता। अगर हमें अभी जो हमने अभी के टाइम पे हमें जितनी भी डेफिनेशंस एक्सियोम्स डेफिनेशन थ्योरम्स याद है, हमें जितनी नॉलेज है, तो उस टाइम पे हम अगर बात करें तो हमारे पास इन सब चीजों की नॉलेज नहीं थी। तो वहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि पॉइंट क्या होता है। अब ये पॉइंट है तो चलो ठीक, लेकिन उसमें वो पार्ट के बारे में किस चीज में बात कर रहा है। सेम अगर हम लाइन को देखें तो लाइन क्या होता है, उसमें वो ब्रेथलेस लेंथ का मतलब क्या है। तो ये सारी चीजों के बहुत सारे क्वेश्चंस डेवलप होने लगे। इसी को डेवलप करते करते यूक्लिड जी ने कुछ हमारे पास क्या दिए, एक्सियोम्स दिए, ठीक है। अब हम उस एक्सियोम्स को पढ़ेंगे। अब उस ज्योमेट्री में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, सबसे पहले पॉइंट के बारे में बोल रखा है, द पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। एक पॉइंट क्या कहलाता है, एक एग्जैक्ट लोकेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट को ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि वो वहां के एक एग्जैक्ट लोकेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट ये रखा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब एक सीधा रास्ता कितने कौन कौन से पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में, उसी को हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। अगर हम इसको ड्रॉ करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ए पॉइंट है, एक ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें ए और बी के बीच में एक रास्ता हम ऐसे करके जा सकते हैं,
एक रास्ता हम ऐसे घूम के जा सकते हैं और एक रास्ता है हमारा ये वाला, ठीक है? तो जो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, ठीक है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो स्ट्रेट लाइन गई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? यही हमारी क्या कहलाएगी? लाइन सेगमेंट। यानी 2 पॉइंट्स के बीच में जो एकदम स्ट्रेट पाथ जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट। उसके बाद दे रखा है हमें रे के बारे में। रे क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट एबी एबी व्हेन एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन। देखो, अगर हम एबी को एक ही डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रे एबी। जैसे ये ए बी के बारे में बात की जा रही है। मानो ए है और एक ही हमारा बी है, ठीक है? इस ए और बी के बीच में का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट। अब इसी लाइन सेगमेंट को अगर मैं यहाँ से और एक्सटेंड कर दूं, ठीक है? ये वो पॉइंट है जहां से हम इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? रे। इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि वहां से वो लाइन हमारी एक्सटेंड नहीं होगी, लेकिन अगर किसी लाइन के साइड में एरो ड्रॉ है, इसका मतलब ये है कि वो जो लाइन है वो आगे की तरफ एक्सटेंड हो सकती है। अब यहाँ पे सिर्फ ये एक डायरेक्शन से एक्सटेंड हो रही है। रे में क्या होता है? रे में एक ही डायरेक्शन से एक्सटेंड होगी। हम देख सकते हैं ए बी जो है सिर्फ बी की तरफ से एक्सटेंड हो रही है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा? रे ए बी। वहीं अगर हम लाइन के बारे में बात करें, तो लाइन में क्या होगा कि मानो ए और बी क्या है? हमारा 2 पॉइंट है। इन 2 पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट पाथ होगा, वो हमारा कहलाएगा लाइन सेगमेंट। अब अगर यही लाइन सेगमेंट, यानी ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है, वो इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड हो जाएगा और वो एक ही डायरेक्शन में भी एक्सटेंड हो जाएगा। यानी जब वो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो, बोथ डायरेक्शन, ठीक है? तो वो हमारा क्या कहलाएगा? लाइन। तो लाइन की डेफिनेशन क्या है? लाइन क्या होता है? जब हम लाइन सेगमेंट ए बी को एक्सटेंड करते हैं, कब? दोनों डायरेक्शन में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? लाइन। रे में एक डायरेक्शन से एक्सटेंड हो रहा था और लाइन में दोनों डायरेक्शन से एक्सटेंड होगा। अब बारी आती है स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या होता है? देखो, अ सेंटेंस विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड स्टेटमेंट, ठीक है? अगर हम किसी सेंटेंस को जज कर सकते हैं वो सही है या गलत है, वो हमारा क्या कहलाएगा? स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे हमें दे रखा है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हमें पता है कि ट्राइंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी हमारी? ट्रू। वही बोल रखा है सेकंड स्टेटमेंट में, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री, लेकिन यहाँ कितना मेंशन है? 180 डिग्री। तो ये कैसी स्टेटमेंट हो जाएगी? फॉल्स स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट होती क्या है? ऐसा सेंटेंस जिसको हम जज कर सकते हैं कि वो सही है या गलत, उसी को हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट कहेंगे। अब चलते हैं हम यूक्लिड ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन में। अभी तक हमने सिर्फ ज्योमेट्री के बेसिक्स को पढ़ा है, क्या-क्या चीजें होती हैं, क्या डेफिनेशंस होती हैं, क्या कैसे यूक्लिड ज्योमेट्री आई, उसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करा। अब आता है हमारा मेन टॉपिक इस चैप्टर का, वो है यूक्लिड ज्योमेट्री। सबसे पहले यूक्लिड ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन को लेके चलेंगे। तो क्या बोला गया है? यूक्लिडियन ज्योमेट्री विच इज थॉट टुडे इज नेम आफ्टर यूक्लिड, ही इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है? तो बोला गया है इसमें, जो हमारा आज के टाइम पे हम यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं, वो किसके बेसिस पर आया है? वो आया है हमारे यूक्लिड साहब की ज्योमेट्री के बेसिस पे, ठीक है? उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें द फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। ज्योमेट्री के फादर कौन है? हमारे यूक्लिड जी। यूक्लिड्स ने बहुत सारे यूक्लिड आल्सो स्टडीड एंड कंट्रीब्यूटेड इन अदर एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग नंबर थ्योरी एंड एस्ट्रोनॉमी। उन्होंने ज्योमेट्री के साथ-साथ और भी मैथमेटिक्स के एरियाज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे नंबर थ्योरी वाले पोर्शन में, एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में।
तो ये हमारे यूक्लिड जी के योगदान है, उन्होंने ज्योमेट्री में काफ़ी सारी चीज़ों की कंट्रीब्यूशन दी, तो अब हम उसी कंट्रीब्यूशन को आगे पढ़ते हैं। एक्सियोम और पोस्टुलेट्स, अब देखो एक्सियोम और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। एक्सियोम और जो पोस्टुलेट होते हैं वो एक तरीके की अजम्पशंस होते हैं विच आर ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रुथ, जो सच में ट्रुथ है लेकिन हम उसे प्रूव नहीं कर सकते। मतलब ये एक्सियोम और पोस्टुलेट ऐसे स्टेटमेंट है या फिर बोले ऐसी अजम्पशंस हैं जो सच में यूनिवर्सली मानी जाती हैं लेकिन हम उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट, मतलब ट्रू स्टेटमेंट के बेसिस पे हमारे क्या है, एक्सियोम्स हैं और क्या है, पोस्टुलेट्स। ठीक है, जो हमारे एक्सियोम्स हैं वो प्योर मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं, मतलब मैथ्स के अंदर यूज किए जाएंगे कहीं पे भी। लेकिन जो हमारे पोस्टुलेट्स हैं उनका मेनली यूज कहाँ पे होता है, मेनली होता है हमारे ज्योमेट्री वाले पोर्शन में, जैसे सर्कल हो गया, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल। लेकिन जो हमारे एक्सियोम्स हैं वो पूरे मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं। तो एक्सियोम और पोस्टुलेट क्या है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उनको हम प्रूव नहीं कर सकते, वो हमारी एक तरीके की क्या होती है, assumptions होती है। तो अगर हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करें तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास कितने एक्सियोम गिवन है, 7 एक्सियोम गिवन है और 5 क्या गिवन है, पोस्टुलेट। तो पहले हम एक्सियोम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम किसको डिस्कस करेंगे, पोस्टुलेट्स को। तो यूक्लिड्स के सबसे पहले एक्सियोम के बारे में दे रखा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्या बोला गया है, अगर कोई चीज इक्वल है, मतलब जैसे ये दे रखा है ए, मानो ए बराबर है किसके, बी के, और वही चीज बोल रखी है बी बराबर है किसके, सी के। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, मतलब जो हमारी थिंग चीजें हैं वो इक्वल है सेम चीज के। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, मतलब एक है हमारा ए जो किसके बराबर है, बी के। सेम सी जो है वो भी हमारा किसके बराबर है, बी के। देखो थिंग्स है, ए और सी हमारे थिंग्स हो गए। आर इक्वल टू सेम थिंग, दोनों इक्वल है सेम थिंग के, यानी ए भी बी के बराबर है, सी भी बी के बराबर है। तो इसमें क्या होगा, आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये एक दूसरे भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी ए इज इक्वल्स टू में सी। अगर हम इसको एग्जाम्पल लेके चले, जैसे अगर मान लो 5 प्लस एक्स बराबर है किसके, 27 के। वहीं अगर हम देखें 8 प्लस वाई बराबर है 27 के, यानी 5 प्लस एक्स भी 27 के बराबर है, 8 प्लस वाई भी 27 के बराबर है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि 5 प्लस एक्स बराबर होगा किसके, 8 प्लस वाई के। ये हम मैथमेटिक्स में कई जगह पे यूज भी करते हैं, या तो इसको तुम इस तरीके से भी समझ सकते हो कि 5 प्लस एक्स बराबर है अगर 27 के, और हमें नीचे देखने में मिल रहा है कि वो 27 किसके बराबर है, 8 प्लस वाई के। तो हमने क्या करा, इस 27 की जगह पे वैल्यू रख दी कितनी, 8 प्लस वाई की। तो वही बोला गया है कि अगर दो चीजें आपस में सेम ही चीज के बराबर है तो वो दोनों भी क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर। सेकंड बोला गया है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर हम इक्वल्स को ऐड करेंगे इक्वल्स में तो द होल आर इक्वल। जैसे मानो अगर हमारा ए बराबर है बी के और सी बराबर है डी के, देखो ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। अब इन दोनों इक्वल्स को अगर हम ऐड करें, फर्स्ट और सेकंड अगर हम इन दोनों को ऐड करें, बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो जाएगा ए प्लस सी, देन बराबर में बी प्लस डी। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब अगर हम इसका भी एक एग्जांपल लें, जैसे मानो 4 बराबर है किसके, 8 के, और वहीं पे हमें दे रखा है 6 बराबर है
जैसे ऊपर दे रखा है ए 3 यानी 3 बराबर है 3 के, वही 4 बराबर है 4 के। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। अगर हम इसको जोड़ें यानी 3 प्लस 4 बराबर होगा 3 प्लस 4 के, यानी 7 इज इक्वल्स टू में 7। तो ये हमारा सेकंड एक्सियोम है, जिसमें क्या बोला गया है, अगर हम इक्वल्स को ऐड करते हैं इक्वल्स में, तो जो हमारा होल होगा वो भी कैसे हो जाएगा, इक्वल। थर्ड एक्सियोम में क्या गिवन है, थर्ड में हमें गिवन है इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। अगर हम इक्वल को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें से, इक्वल से, ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो भी कैसा आएगा, इक्वल। तो जैसे यहाँ पे भी हमें अगर a बराबर है b के और c बराबर है d के, अगर हम इनको माइनस करेंगे यानी a में से c को माइनस करेंगे और b में से d को माइनस करेंगे, तो वो भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। जैसे हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लें, 7 बराबर है 7 के और 4 बराबर है 4 के, यानी अगर हम इसमें से इसको माइनस करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से अगर हम देखें, 7 में से 4 को माइनस करें, सेम इधर 7 में से 4 को माइनस करें, तो वैल्यू क्या आएगी, 3 3। यानी अगर हम इक्वल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वल को, तो जो हमारा रिमाइंडर्स आएगा वो भी कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे। फिर आते हैं हम चौथे एक्सियोम पे, उसमें क्या बोल रखा है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखो सीधी सी बात चीजें दे रखी है, मतलब मान लो ये कि हमारा सर्कल है, अगर इसी सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, बोथ सर्कल्स आर इक्वल। अगर वहीं हम एक और एग्जांपल लें, जैसे ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसी स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर हमारा कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड का मतलब उसी के जैसे उसी के अंदर पाया जा रहा है, तो वो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल। चाहे तो इसे हम स्ट्रेट लाइन में देख लें, जैसे ए और बी के ऊपर, ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है, दूसरी स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड कर रही है, यानी इसी के ऊपर एक और लाइन कोइंसाइड कर रही है, वो कौन सी है, सी डी। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के। फिफ्थ में दे रखा है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। देखो जो हमारा पूरा किसी चीज का होल रीजन होता है वो बड़ा होता है एज कंपैरिजन टू पार्ट। जैसे मान लो ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर हमारा होल एरिया होगा। अगर मैं इसी होल एरिया के में से इतने पोर्शन को कट कर लूं, तो ये उसका क्या कहलाएगा, पार्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट से हमारा ये होल रीजन क्या है, बड़ा। तो द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, यानी ये होल जो है वो बड़ा है किससे, पार्ट से। ये बहुत छोटी सी बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो हमें यूक्लिड जी ने बताई थी। सिक्स्थ पोस्टुलेट में क्या है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब थिंग्स जो एक दूसरे के क्या होंगी, डबल होंगी। जैसे अगर ए हमारा किसके बराबर है, टू बी के, वही सी अगर हमारा किसके बराबर है, टू बी के, तो ये किसके बराबर होगा, ए बराबर सी के। ये हमारा फर्स्ट एक्सियोम है जिसमें बोला गया था थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर, देन मतलब दूसरी वाली भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो वही कहा गया है, थिंग्स मतलब ए और सी विच आर इक्वल टू, विच आर डबल टू द सेम थिंग्स, मतलब ए भी डबल है किसके, टू बी के, सी भी किसके डबल है, टू इक्वल है टू बी के। तो हमारा इससे ये पता चलता है कि ए किसके भी बराबर है, सी के भी बराबर है।
सेवेंथ एक्सियोम में दे रखा है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर हमारा ए मान लो बराबर है किसके, हाफ ऑफ बी के, वही सी बराबर है किसके, हाफ ऑफ बी के, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ए हमारा किसके बराबर है, सी के। सिक्स्थ वाले पोस्टुलेट में वो हमारे डबल के बराबर था और सेवेंथ वाले पोस्टुलेट में वो हमारे हाफ के बराबर है। तो अभी तक यहाँ पे हमने 7 एक्सियोम पढ़े जिसमें ये बोला गया था अगर हम दो चीजों को इक्वल रख रहे हैं तो वो आपस में भी इक्वल होगी। अगर सेम चीजें को हम ऐड करते हैं तो उनका जो सम आएगा वो भी इक्वल आएगा। अगर सेम चीजों को एक दूसरे से माइनस कर रहे हैं तो उनका रिमाइंडर भी कैसा आएगा, इक्वल आएगा। उसके बाद हमने बात करी थी इसमें कि एक जो होल होता है वो पार्ट से बड़ा होता है। दो चीजें आपस में अगर कोइंसाइड करती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों इक्वल होंगी। सिक्स्थ में हमने पढ़ा था अगर कोई थिंग्स डबल के इक्वल है तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगी, अगर कोई थिंग्स हाफ के इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। तो ये अभी तक हमारी किसके बारे में बात हुई, ये बात हुई अभी तक हमारे एक्सियोम्स के बारे में। अब बारी आती है पोस्टुलेट्स की, ठीक है। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या दे रखा है, पोस्टुलेट वन दे रखा है इसमें, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा मानो ये एक पॉइंट दे रखा है ए, एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे बी, एक पॉइंट दे रखा है सी, एक पॉइंट दे रखा है डी। अ स्ट्रेट लाइन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब हम अगर ए से बी में एक लाइन ड्रॉ करें तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। सेम सी से लेके डी तक भी हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही बोला गया है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम आसानी से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ए से अगर सी में हमें ड्रॉ करना हो तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ए और सी के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। बी से सी के बीच में करना हो तो हो जाएगा हमारा बी टू सी। इसी तरीके से क्या बोल रखा है कि एक हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक। ये है हमारा पोस्टुलेट वन। पोस्टुलेट नंबर टू में क्या बोला गया, उसमें बोला गया अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। मतलब एक हमारी जो टर्मिनेटेड लाइन होगी उसको हम, जैसे मानो ए हमारे ये है और बी हमारी ये है, ठीक है, ये हमारी एक लाइन है, लेकिन ये कैसी है, टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड का मतलब ये जो होगी ये हमारी दोनों साइड से एक्सटेंड होगी। तो इसमें बोला गया है कि एक टर्मिनेटेड लाइन को हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली टाइम। मतलब इसको हम और ज्यादा एक्सटेंड करके खींच के लंबा कर सकते हैं, इससे हम इसको और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वही बोला गया है कि एक टर्मिनेटेड लाइन को हम इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अब बारी आती है पोस्टुलेट नंबर थ्री की। उसमें क्या बोला गया, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर ऑफ एंड एनी रेडियस। मानो ये बोला गया है कि हम किसी भी सेंटर से एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं या किसी भी रेडियस से एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। मानो ये हो गया हमारा सेंटर, इस सेंटर से यहाँ तक की लेंथ हो गई हमारी रेडियस, तो हम आसानी से इसी रेडियस को मानते हुए क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये छोटा भी हो सकता है और ये सर्कल हमारा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अब बारी आती है पोस्टुलेट नंबर फोर की। उसमें बोला गया ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब जितने भी हमारे राइट एंगल्स होंगे, जैसे मान लो ये ए ओ बी हमारा एक राइट एंगल है, दूसरा हो गया हमारा यहाँ पे सी ओ डी। तो ये क्या होंगे, जितने भी हमारे राइट एंगल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी एंगल ए ओ बी बराबर होगा किसके, एंगल सी ओ डी के। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, 90 डिग्री के एंगल्स हैं। अब बारी आती है फिफ्थ पोस्टुलेट की। फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या बोला गया है, फिफ्थ पोस्टुलेट में ये बोला गया है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। मानो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, एक ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। अब क्या बोला गया है, इन दोनों स्ट्रेट लाइंस में अगर हम एक और स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है
मानो एक लाइन हमारी ये है, एक लाइन हमारी ये है और इसको हमने एक अलग से लाइन ड्रॉ करी है। तो ये बोला गया है लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट देन द टू स्ट्रेट लाइन। देखो ये बोला गया है, अगर मान लो हमारे इधर का एंगल और इधर का एंगल यानी एंगल एक्स और एंगल वाई, एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो किससे आएगी कम, लेस देन 2 राइट एंगल्स, मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, वो अगर हमारी 180 डिग्री से छोटी होगी, तो इसका मतलब ये है कि हम इस लाइन को और आगे प्रोसीड कर सकते हैं, वो और इनडेफिनेटली एक पॉइंट पर आगे क्या कर जाएंगी, मीट कर जाएंगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्ले फेयर एक्सियोम भी बोलते हैं। तो यहाँ तक हमारे 5 एक्सियोम्स हो गए, 5 सॉरी 5 पोस्टुलेट्स हो गए, 7 एक्सियोम्स हो गए। अब बारी आती है थ्योरम्स की। तो थ्योरम्स में क्या बोला गया है, थ्योरम्स आर स्टेटमेंट्स व्हिच आर प्रूव्ड। थ्योरम्स हमारी वो स्टेटमेंट होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। डेफिनेशंस का यूज करके जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, एक्सियोम्स का यूज करके जो भी हमने पहले स्टेटमेंट पढ़ी थी उसके बेसिस पे। तो थ्योरम हम लोगों ने देखी भी होगी, जिसको हम काफी तरह के ट्रायंगल्स की थ्योरम होती है, क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम होती है, तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको प्रूव करते हैं उसके स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन और एक्सियोम को यूज करके थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो क्या बोला गया, अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड अ थ्योरम। वो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट जिनको प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है, थ्योरम। अगर हम एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल दे रखा है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, और सेकंड में बोल रखा है द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब क्या कहना चाह रहा है, देखो अगर हम एक पॉइंट के बारे में बात करें, इस पॉइंट से हमारी बहुत सारी लाइंस जाएंगी, और ये बोला गया है कि एक पॉइंट के चारों ओर के एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। सेम अगर हम ट्रायंगल के बारे में बात करें तो ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री की। ये सारे हम थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। तो वही बोला गया है, थ्योरम वो स्टेटमेंट होती है जिसको हम क्या करते हैं, प्रूफ। अब यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम गिवन है जिसको हमें करना है। तो क्या बोला गया है, प्रूव दैट टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे मानो हमारी एक लाइन ये दे रखी है, ए बी सी डी। क्या बोल रखा है कि दो अलग अलग लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, मतलब उनके पास एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट हो नहीं सकते। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, मानो ए बी, ये एक लाइन है, उसी के ऊपर हम एक और लाइन को कोइंसाइड कर दे तो यहाँ पे मैनी पॉइंट्स हो जाएंगे, यानी सी डी को भी इसके ऊपर कोइंसाइड करा है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे ए है और ये बी लाइन है, सेम ये सी डी लाइन क्या है, पैरेलल है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, अगर ए बी लाइन एक जगह पर इंटरसेक्ट कर देती है, इसको अगर हम आगे की तरफ एक्सटेंड करें, तो ये वो कॉमन पॉइंट होगा जिसमें हमारी दो डिस्टिंक्ट लाइन का क्या कहलाएगा, वो उसका कॉमन पॉइंट। वही बोला गया है, प्रूव दैट टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो अलग 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 लाइन का एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो अब हमें इसे कैसे प्रूव करना है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस एल एंड एम, दो डिस्टिंक्ट लाइन क्या है, एल और एम, या फिर ए बी एंड सी डी। तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया क्या, एल एंड एम, ठीक है। टू प्रूव, प्रूव करने के लिए एल एम, हमें प्रूफ क्या करना है, एल एंड एम कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। हमें ये प्रूव करना है कि एल एम जो लाइन है
उनके पास एक से ज्यादा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो अगर हम इसके प्रूफ के बारे में बात करें तो प्रूफ में क्या है, ये वाली लाइन हो गई हमारी L और ये वाली लाइन हो गई हमारी M। इफ L पैरेलल टू M देन क्लियरली देयर इज नो पॉइंट कॉमन टू बोथ L एंड M, सो लेट अस कंसीडर द केस व्हेन L इज नॉट पैरेलल टू M। वही बोला गया है, मानो L अगर हमारे M के पैरेलल है तो इस कंडीशन में तो हमारा कोई भी ऐसा पॉइंट होगा ही नहीं जिसमें ये दोनों के पास कॉमन पॉइंट हो। तो हमने क्या कंसीडर करा है, हमने यहाँ पे कंसीडर करा है L इज नॉट पैरेलल टू M, यानी L M के पैरेलल नहीं है। उसके बाद इफ पॉसिबल लेट P एंड Q बी टू पॉइंट्स कॉमन टू बोथ L एंड M। ठीक है, ये तभी पॉसिबल होगा दोनों के पास कॉमन पॉइंट और L M के बाद then I contains both the points P and Q and M contains both the points P and Q। ठीक है, जैसे अगर हम इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करें, एक लाइन हमारी ऐसी है, एक लाइन हमारी ऐसी है, ये लाइन आगे जाएगी, ये लाइन आगे जाएगी, यानी ये एक वो पॉइंट होगा जहाँ पे P Q, इसका P एंड Q होगा सेम, इसी का इसका भी P एंड Q होगा। तो वही बोला गया है कि अगर हमारा L और M एंटी पैरेलल है तो वो आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगे और उसका वो कॉमन पॉइंट कहलाएगा। But we know that there is only one line passing through two distinct points P and Q। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो क्या बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल चलो मानते हैं यहाँ पे हमारा जो ये L है, L पे हमारा एक पॉइंट है P। ठीक है, इस P से एक अनदर पॉइंट तक हमारे सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है, लेकिन इस पॉइंट P पे हमारे मैनी लाइंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही बोला गया है, बट वी नो डेट देर इज ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P एंड Q। अगर हमारे पास एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, तो उसके बीच में सिर्फ एक सिंगल लाइन ही पास कर सकती है स्ट्रेट। दिस सो L पैरेलल टू M। उसके बाद बोला गया है जो हमारा L होगा वो M के पैरेलल हो जाएगा। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द हाइपोथेसिस दैट आई एम दैट L एंड M आर डिस्टिंक्ट, थस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो जो हमने यहाँ पे सपोज किया था वो रॉन्ग हो जाएगा। जो हमारे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं उनके पास एक पॉइंट से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होते हैं। तो अब हम इस यूक्लिड वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के थ्रू क्या हो सकता है, अ यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन, नो लाइन कैन बी ड्रॉन, टू लाइन्स कैन बी ड्रॉन, मोर देन टू लाइन्स कैन बी ड्रॉन। तो क्वेश्चन बोला गया है थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। एक हो गया हमारा ये ए पॉइंट, एक हो गया हमारा बी पॉइंट। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ए से लेके बी तक अगर हम एक स्ट्रेट पाथ को बनाते हैं तो वही हमारी क्या कहलाएगी, वो वहां पे कहलाएगी हमारी लाइन
सेगमेंट, तो वही बोला गया है कि 2 पॉइंट्स हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। नो लाइन कैन बी ड्रॉन, हम उसमें से ऐसा तो है नहीं कि 2 पॉइंट्स हम लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते। 2 पॉइंट्स हम 2 लाइन को कभी ड्रॉ नहीं कर सकते और 2 से ज़्यादा तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल्स। ये हमारा एक्सियोम है, कौन सा एक्सियोम नंबर 6, जिसमें बोला गया था अगर 2 चीजें डबल डबल के इक्वल है तो वो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3, a mathematical statement whose truth has been logically stabilized is called। तो क्या बोला गया है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसका ट्रुथ लॉजिकली स्टेबलाइज मतलब लॉजिकली निकल के उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सियोम नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक्सियोम हमारी एक अजम्पशन है, पोस्टुलेट भी हमारी क्या है, एक अजम्पशन, तो इसका आंसर क्या होगा, थ्योरम। थ्योरम हमारी वो स्टेटमेंट होती है जो ट्रुथ होती है जिसको हम लॉजिकली डिराइव करते हैं, उसको सॉल्व करके निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में टू लाइंस हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड। अगर दो हमारे पास लाइंस है, जैसे अगर मान लो ये पैरेलल लाइन है तो ये पैरेलल लाइन के कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर अगर एक लाइन है तो उसके पास एक से ज्यादा पॉइंट्स होंगे। लेकिन एक कॉमन पॉइंट के बारे में बात की गई कि अगर दो लाइन हमारी एक इंटरसेक्ट करती है तो वो उसका क्या कहलाएगी, एक कॉमन पॉइंट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 5 में अ प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर, प्रूफ किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, थ्योरम के लिए, क्योंकि एक्सियोम और पोस्टुलेट क्या है, ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे अजम्पशंस, मतलब ये हमारी स्टेटमेंट बोल दी गई है जो यूनिवर्सली ट्रुथ है लेकिन उसको प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन थ्योरम हमारी वो स्टेटमेंट होती है जिसको ट्रुथ की रिक्वायरमेंट होती है। देयर आर डैश नंबर ऑफ यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, कितने नंबर ऑफ यूक्लिड के पोस्टुलेट्स हैं, टोटल 5 नंबर ऑफ यूक्लिड पोस्टुलेट्स प्रेजेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है अगर हमारा ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है, तो हमें बताना है एंड ए सी एंड बी डी आर इक्वल और नॉट। देखो जो हमारा ए बी है वो किसके बराबर है, इस सी डी के बराबर है। अगर हम क्या करें, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा ए सी बी डी के बराबर इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें एसी वाले पे तो एसी को हम ये लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें किसकी, बी डी की, तो बी डी वाले सेगमेंट को हम लिख सकते हैं, बी और डी सेगमेंट को लिख सकते हैं हम बी सी प्लस सी डी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के। तो इस वाली इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू में ए सी इज इक्वल्स टू में सी डी प्लस बी सी। और हमें पता है सी डी प्लस बी सी किसके बराबर है, बी डी के। तो हमारा ए सी किसके बराबर आ जाएगा, बी डी के।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है, अगर हमारा a बराबर है किसके? 15 के, और a प्लस बी प्लस सी बराबर है किसके? 15 प्लस सी के। तो बताना है कि कौन सा एक्सियोम हमारा इसमें बता रहा है। देखो, a प्लस बी अगर 15 के बराबर है तो क्या हम इस a प्लस बी में 15 पुट कर सकते हैं? यानी 15 प्लस सी इज इक्वल्स टू में 15 प्लस सी। ये हमारा वो वाला एक्सियोम हो गया जिसमें हम अगर हमारा अगर दो थिंग्स इक्वल के बराबर है तो वो आपस में भी क्या हो जाएंगी? इक्वल। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रखा है? अगर हमारा x प्लस वाई किसके बराबर है? 10 के, एंड x इज इक्वल्स टू में z, तो हमें क्या शो करना है? हमें ये शो करना है कि z प्लस वाई किसके बराबर होगा? 10 के। देखो, अगर हमारा x जो है वो z के बराबर है तो क्या यहाँ पर हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं? यानी z प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा? 10 के। ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बस हमें ध्यान देना है कि उसमें गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है? ax बराबर है ay के। हमारे पास एक ये फिगर है जिसमें ये जो हमारा ax है, ये यहाँ से ax बराबर है किसके? ay के। और उसके बाद दे रखा है ab बराबर है किसके? ac के। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि bx बराबर होगा cy के। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमें गिवन है ax इज इक्वल्स टू में ay। देखो, यहाँ पे ये भी गिवन है कि ab इज इक्वल्स टू में ac। क्या हम ab को यानी a और b को ये लिख सकते हैं? ax प्लस bx, सेम ac को हम ये लिख सकते हैं ay प्लस cy। हमें पता है अगर ax ay के बराबर है तो यहाँ से ay से ax हमारा कैंसिल हो जाएगा, और bx किसके बराबर आ जाएगा? bx बराबर आ जाएगा हमारे cy के। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है? इन द फिगर एंगल ए बी सी, यानी एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू में एंगल ए सी बी, और एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। तो शो करना है हमारा 1 किसके बराबर होगा? 2 के। तो देखो, क्या दे रखा है? एंगल ए बी सी बराबर है किसके? एंगल ए सी बी के। ध्यान से देखिए तो ए बी सी कौन से एंगल से मिलके बना है? एंगल 1 प्लस एंगल 4 से। वही एंगल ए सी बी किससे मिलके बना है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 से। और यहाँ पे हमें एक चीज और गिवन है कि एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से देख सकते हैं एंगल 4 एंगल 3 से कट हो जाएगा और हमारी वैल्यू क्या आएगी? एंगल 1 इज इक्वल्स टू में एंगल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? उसमें दे रखा है AD बराबर है CB के, यानी ये जो हमारा AD है ये किसके बराबर है? CB के, यानी AD इज इक्वल्स टू में CD, ठीक, CB। अगर हम AD के बारे में बात करें तो ये जो हमारा AD है वो किससे मिलके बना है? AC प्लस CD से। वही C और B हमारा किससे मिलके बना है? CD प्लस DB से। तो CD से हमारा CD कैंसिल हो जाएगा, यानी AC किसके बराबर आ जाएगा? BD के। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। बस हमें फिगर को देखना है, जो भी हमें दे रखा है उसको ब्रेक करना है, उसके बाद जो इक्वल है उसको कट करना है और हमारा क्या आ जाएगा? इसमें आंसर निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? उसमें दे रखा है इफ ए एम, यानी ये जो हमारा ए एम है, इफ ए एम, ये एम जो है वो बराबर है किसके? हाफ ऑफ ए बी के। यानी ए एम बराबर है किसके? हाफ ऑफ ए बी के। ठीक है, ए एन बराबर है हाफ ऑफ ए सी के, यानी जो ये ए एन है वो बराबर है किसके? हाफ ऑफ ए सी के। और हमें ये भी गिवन है ए एन किसके बराबर है? ए एन के। यानी अगर हम इस ए एन की जगह पे ए एन रख दें, यानी ए एन इज इक्वल्स टू में हाफ ऑफ ए बी, ये हमें पता है। और ए एन की वैल्यू क्या है? वो है हमारी ये, यानी हाफ ऑफ ए सी बराबर होगा किसके? हाफ ऑफ ए बी के। तो यहाँ से हमारा हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और हमारा ए सी किसके बराबर आ जाएगा? ए बी के। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है? AC बराबर DC, यानी ये जो हमारा AC है वो किसके बराबर है? DC के। ये वाला जो AC है
AC बराबर है किसके? DC के, और जो हमारा CB है वो बराबर है किसके? CE के, और हमें शो करना है AB बराबर DE। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? तो देखो ये दे रखा है AC इज इक्वल्स टू में DC एंड CB इज इक्वल्स टू में CE। अगर हमारा AC DC के बराबर है और CB किसके बराबर है? CE के, और हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, हमें क्या देखने को मिलेगा? AC प्लस CB बराबर होगा DC प्लस CE के, और हमें पता है AC और CB को अगर हम जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है? AB, और DC और CE को जोड़ते हैं वो तो हमारा क्या बनता है? DE। तो ये हमारा इससे क्या हो गया? इक्वल प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, अगर हमारा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो बताना है कि एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 3 की। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर एंगल 1 हमारा एंगल 2 के बराबर क्या है? हमें गिवन दे रखा है। सेम एंगल 2 किसके बराबर दे रखा है? एंगल 3 के बराबर दे रखा है गिवन। और हमें पता है कि जब हमारा एक नंबर दूसरे के इक्वल होता है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल। किससे? एक्सियोम से। तो ये एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 3 के। तो अगर हम आज के लेक्चर के समरी के बारे में बात करें तो हमने क्या-क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस के बारे में देखा, जो हमारे एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स के लिए इम्पोर्टेंट थी। फिर हमने एक्सियोम्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने यहाँ पे पोस्टुलेट्स के बारे में बात करी, उसके बाद हमने यहाँ पे थ्योरम को सॉल्व करा, और थ्योरम के बाद हमने क्या करे? कुछ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करा है, और हमने ये भी देखा टोटल हमारे पास कितने एक्सियोम थे? 7, और टोटल कितने पोस्टुलेट थे? 5। तो इसमें का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या वो है हमारे एक्सियोम, पोस्टुलेट्स और थ्योरम। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ पे यूक्लिड वाला चैप्टर फिनिश होता है, जिसमें हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट को एक ही बार में कवर कर लिया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर था तो इसको ज्यादा लेंथी ले जाने की हमारी जरूरत नहीं थी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, किसमें? लाइन्स एंड एंगल्स में।